अच्छा, टोपी शुक्ला की कहानी लिखी किसने है? आदमी नहीं कोई नाम क्या है? नाम ऐसे नाम है जो वहाँ पे आते नहीं है मैम। राही मासूम रजा। ठीक है, उनका नाम है राही मासूम रजा। देखो, उन्होंने जो अपने इसमें लिखा है टोपी शुक्ला में, टोपी शुक्ला दो धर्म के लोगों का है ना, और उनके आपस में जो उनकी दोस्ती थी और उस दोस्ती में किस तरह का प्यार था उसको इसमें दर्शाया गया है ना। जो ये राही मासूम रजा जो है, उन्होंने ये बताया है कि जब कोई किसी की दोस्ती में आ जाता है ना, या फिर उसको लगता है कि नहीं यहीं पे मेरा सब कुछ है, ठीक है, इतना आपसी के प्यार में वो बंध जाता है, तो उसको जाति पात का कोई ऐसा असर नहीं पड़ता है। घर वाले भी कभी कभी उन बच्चों को फोर्स करते हैं कि नहीं वो हमारे धर्म का नहीं है, तो आप उनके साथ इतना मत मिलिए जुलिए, ठीक है। लेकिन उन बच्चों के आपस में ऐसा प्यार हो जाता है, एक अटूट बंधन हो जाता है कि वो धर्म को एकदम परे छोड़ देते हैं। उनको असली तसल्ली कहाँ मिलती है? वहीं पे जाकर के मिलती है। यही चीज आपका इरफान और टोपी के बीच भी था। वो बचपन के दोस्त थे। इरफान जो था वो हिंदू परिवार से बिलोंग करता था और मुस्लिम परिवार से करता था, और टोपी कहाँ से था? हिंदू परिवार से था। और दोनों ही संपन्न परिवार के थे, यानी उनको पैसों की, धन की और सामाजिक प्रतिष्ठा की कोई कमी दोनों के बीच में नहीं थी। लेकिन उनको आंतरिक सुख कहाँ मिलता था? एक दूसरे के साथ ही मिलता था। टोपी के घर वाले जब उसको मना करते थे कि नहीं तुम मुझसे मत मिलो, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं ये भूल जाते थे जाति और धर्म के नाम पर कि असल में मेरे बच्चे को क्या चाहिए, है ना। उनको ये लगता था कि धर्म को आड़े रख करके हम अपने बच्चे को उस बच्चे से ना मिलने दें, लेकिन वो अपनी बच्चे की खुशी कहाँ थी, वो धर्म को रख करके ये भूल जाते थे। उसी प्रकार की कहानी ये टोपी शुक्ला और इरफान की है, ठीक है। इसमें जात पात को ही रखा गया है, और लेखक जो है वो कहता है कि नहीं, प्यार देखो कि कहाँ पे प्यार है, कहाँ पे आत्मसंतुष्टि है, इसके बारे में सोचो। धर्म और जाति के नाम पर उसका आकलन मत करो। ये पूरी बुक है। हाँ, पूरा एक वो नॉवेल है। हाँ, ये उपन्यास है, ठीक है। नॉवेल को ही उपन्यास कहते हैं, और ये उपन्यास है। उपन्यास का एक छोटा सा पार्ट ये आपके पास है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके इरफान के बारे में पढ़ रहे थे कि इरफान कौन था, और उसके परदादा जी जो क्या थे वो मौलवी थे, और उसकी मृत्यु के बाद उसकी परदादी स्वतंत्रता पूर्वक, क्योंकि वो पूर्वी की थी, है ना, उनको वो लखनऊ की नहीं थी, यानी मेन मौलवियों के उससे नहीं थी, वो पूर्व के इस जगह से बिलोंग करती थी, उत्तर प्रदेश से करती थी, और उधर पश्चिम पूर्व साइड में जो बिहार वार के लोग होते हैं तो उस साइड से वो बिलोंग करती थी। और वो जो मन में भ्रांतियां उनके परदादाओं के थे, क्योंकि वो मौलवी थे, तो वो अपने धर्म को बहुत ही अपने जीवन में उतार के रखते थे। तो कहीं ना कहीं इरफान की परदादी को भी अपने आत्मा को मारना पड़ता था। वो मन मार के उनके नियम कानून का पालन करती थी, और वो जो चाहती थी वो नहीं कर पाती थी। उनको बड़ा दुख था। उनके जब बेटे की यानी इरफान के पिता की जब शादी हुई तो उसमें वो चाहती थी कि खूब नाच गाना ये सब हो, पर मौलवियों के घर में ये सारी चीजें क्या थी? वर्जित थी, वो नहीं कर पाते। तो वो अपने मन को दबा करके और उस समय चुप रही। लेकिन जब इरफान के परदादा की मौत हो गई तो वो क्या हो गई? स्वतंत्र हो गई। यानी स्वतंत्र ये नहीं कि बस चलो मेरे पति मर गया तो मैं बड़ी खुश हूँ, इस तरह की स्वतंत्र नहीं। उस रूढ़िवादिता से वो थोड़ी सी अपने आप को बाहर निकाल के लाई, और उसके छठ पे, यानी छठ होता है कब? जब कोई बच्चा पैदा होता है, वो 6 दिन का होता है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, उसको हम कहते हैं छठ। तो जब छठ का समय आया, इरफान जब 6 दिन का हुआ, तो उस समय उन्होंने उनके मन में जो भी थी जिज्ञासाएं थी, जो मन में उनके विचार थे कि नहीं मुझे बहुत खुशी मनाना है, गीत नाच गाना करना है, ढोल बाजे बजवाने हैं, तो उन्होंने अपने मन को उस समय पूरा कर दिया, ठीक है। इरफान, हाँ बोलो। मैम जो छठ पूजा होता है वो इसी से रिलेटेड है क्या? नहीं, वो दूसरा है, वो दूसरा है।
ये वो जो छठ पूजा होता है वो संतान प्राप्ति के लिए होता है, अपने संतान की सुख के लिए होता है, ठीक है। और ये जब कोई भी नया मेंबर हमारे घर में आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो उसकी स्वागत करने के लिए हमें ये छठ, बरई, मुंडन ये सब चीजों में उसको बांट दिया गया है, ठीक है। सतैसा सबके लिए मैंडेटरी नहीं होता है, वो एक चीज होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो हम उस नए बच्चे का आगमन का एक उसके वेलकम के लिए करते हैं, उसी को छठ पूजा करते हैं, ठीक है। तो वो उनमें अपने मन की इच्छाओं को उन्होंने जो मार लिया था उसको फिर पूरा किया, नाच गाना ये सारी चीजें उन्होंने की, ठीक है। इरफान के जो परदादा थे तो वो जब उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि वो एकदम मौलवी थे, तो रहे तो उत्तर प्रदेश में थे लेकिन उनका जो जमीर था उनके जगह से बिलोंग करता था। तो अपने ये क्या था, करबला एक जगह थी, वहां पे उन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम संस्कार उस करबला में कराया जाए। पर इरफान की दादी के मन में ऐसा कुछ विचार नहीं था, वो स्वतंत्र विचारधारा की थी, वो इतनी जात पात को लेकर के उसके रूढ़ियों में इतनी फंसने वाली नहीं थी। जबकि वो ऐसो आराम में पली थी, एकदम शाही खानदान जैसे पली थी, जैसे रानियां पलती थी, हाँ जमींदार के घर में पली थी। लेकिन उनके मन में ऐसा नहीं था कि मेरा धर्म, ठीक है, ऐसी भावना उनके मन में नहीं थी। तो जब वो मरने लगी तो उन्होंने कुछ ऐसा वसीयत नहीं लिखा था कि मेरी मिट्टी को कहाँ पे दफन किया जाए, मिट्टी अर्थात उनकी डेड बॉडी, ठीक है, कहाँ पे दफन किया जाए, ऐसी वसीयत उन्होंने नहीं उन्होंने कहा कि अगर तुमसे ना समझ आए तो घर वालों को दे देना। हाँ, अगर तुम इस प्रथा को और आगे लेके नहीं बढ़ सकते हो, तुम मेरा काम नहीं कर सकते हो, तो इसको और आगे लेके बढ़ लेना, ठीक है। अब हम आगे यहाँ से बढ़ेंगे। ये कहानी 2 में इतना तक तो था, ठीक। ठीक है, तो वहां पर इरफान की दादी ने अपने उसके बारे में बताया कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, पर उनकी वसीयत में कुछ इस तरह की बातें नहीं लिखी थी। अब देखो क्या होता है। अब देखिए, जब इरफान जब थोड़ा सा बड़ा हो गया और वो अपनी दादी के पास जब बैठने लगा तो वो क्या कहते थे, जब वो इरफान के घर जाता, टोपी की बात हो रही थी, टोपी के पिता एक डॉक्टर के पेशे से डॉक्टर थे, तो उसको वो मना करते थे, कहते थे कि नहीं, इरफान से आप मत मिलिए। उनके मन में कहीं न कहीं ये विचार होता था कि इरफान क्या है, इरफान एक मुस्लिम समाज का है और आप क्या हो, एक हिंदू समाज से। तो उसको बांटने के लिए, रूढ़ियों में बांटने के लिए वो टोपी को अक्सर मना किया करते थे। लेकिन टोपी क्या करता था, टोपी जाता था और टोपी जब इरफान की दादी के पास बैठता था तो क्या कहते थे, दादी के पास बैठने की कोशिश करता था और इरफान की अम्मी और बाजी उसे बातचीत में कभी करने की कोशिश नहीं करती। भाई, इरफान की दादी इस विचार से अलग थी, लेकिन इरफान के जो और भी परिवार वाले थे उसी रूढ़ियों में फंसे हुए थे। तो वो इरफान के टोपी से इतना बातचीत करने में रुचि नहीं लेते थे। उनको कहीं ना कहीं होता था कि ये दूसरे समाज से आया, हम इससे क्या बातें करेंगे। हाँ, तो देखिए कह रहे हैं कि जब वो इरफान के घर जाता तो उसकी दादी के ही पास बैठने की कोशिश करता। इरफान की अम्मी और बाजी किसको कहते हैं, बहन को, हाँ, और अम्मी मम्मी को, तो उनसे कोशिश नहीं करता था। वे दोनों अलबत्ता क्या होता है, अलग नहीं, एक साथ नहीं, हम कहते हैं ना, अरे इसको छोड़ो, इसकी बात करते हैं, है ना, तो अलबत्ता उसी को कहते हैं। उसकी बोली पर हंसने के लिए, यानी कहते थे कि उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी क्या करने लगती थी, बीच बचाव करने लगती थी। जब टोपी इरफान की दादी के पास जाता था तो उसकी जो मम्मी और उसकी बहन थी वो उससे बात करने में रुचि नहीं लेती थी, लेकिन उसकी भाषा पर, जो टोपी के बोलने की जो भाषा थी, उसके भाषा पर उसका मजाक उड़ाती थी, है ना, और मजाक उड़ाते हुए उसको छेड़ती थी। तो इरफान की जो दादी थी उनका बीच बचाव करती थी। भाई, जब कोई किसी बच्चे को जब परेशान करने लगता है, बड़े लोग नहीं समझ आते, जो उससे बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आकर के बीच में बैठ कर क्या करते हैं, बीच बचाव करने लगते हैं कि भाई नहीं, ये बच्चा है, छोड़ दो, इसका क्यों मजाक उड़ा रहे हो। वही स्थिति वहां पर भी होती थी। फिर कह रहे, फिर वो दादी अपने भाषा में कहती थी कि तय काहे को जाथे उस सभन को
के पास मुटावे झाड़ू मारे, है ना। वो इफन की जो दादी थी वो पूर्वी थी, यानी बिहार के साइड से, इधर हमारे यूपी उत्तर प्रदेश से आगे उधर बढ़ते जाओगे उस साइड की थी। तो वो उनकी भाषा थी कि तय काहे जात है, कहती थी कि तुम क्यों जाते हो। टोपी को समझाते थे, जब वो लोग तुम्हारा इतना मजाक उड़ाते हैं तो तुम क्यों जाते हो उनके पास, मुंह पिटाने झाड़ू मारने, उनकी कहने की बात क्यों, उनसे उलझने के लिए तुम क्यों जाते हो। वो उसी को समझाने लगती थी कि तुम, ऐसी सिचुएशन आपके पास भी कभी कभी आती होगी जब आप अपने घर में छोटे भाई बहनों से भिड़ जाते होगे, है ना। तो ऐसी स्थिति आपके सामने भी आती होगी कि तुम क्यों जाते हो उससे भिड़ने के लिए, अरे वो नहीं समझदार तो आप तो हो। तो इसी तरह की बात को करके दादी भी, उसकी इफन की दादी उसको क्या करती थी, समझाती थी। परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता था। ऐसा क्यों? प्यार से बात क्योंकि मैं जो दादी ऐसी, मतलब उनकी भाषा ऐसी थी कि दादी उस तरह से बोलती भी थी, लेकिन इतना प्यार छिपा होता था कि उनकी सारी बातें क्या करने लगती थी, शक्कर जैसी लगने लगती थी, मीठी लगने लगती थी। जैसे आम का अमावट खट्टा होते हुए भी क्या होता है,